बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप पूरे जज्बे के साथ आप एफएससी मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेहनत करें इसमें, क्योंकि इंजीनियरिंग या मेडिकल में सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट की होती है। तो उम्मीद है कि आप ऑलरेडी बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन आपने उस जो आपकी हार्ड वर्किंग है उसकी लेवलिटी, उसके लेवल को आपने थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करना है और थोड़ी और मेहनत करनी है। ठीक है, आपके पास टाइम ही टाइम है। आप घर पे बैठ के अपने लेक्चर्स को ज़रूर बेटे बनाते रहें, तैयार करते रहें। साथ साथ एटलीस्ट जब आप लोग अपने कैंपसेस में आएँ, जो यहाँ पे मेरे पास आएंगे या बाकी कैंपसेस में जो स्टूडेंट जाते हैं, जब आपके रेलिवेंट टीचर्स आपसे पूछें कि बताएं जी आपने क्या सीखा, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ बता सकें। अगर आपने 100 में से 40% 50% भी बता दिया, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था और पेज 82 पे टॉपिक है जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इससे पहले हमने डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस के दरमियान फोर्स डिस्कस किया था। ये बड़ी सिंपल चीज़ें थी, मैंने ज़रा बड़ा ब्रीफ में डिस्कशन की, क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पोलर और नॉन पोलर फोर्सेस के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उन्हें आपने नाम दिया था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स का, जिन्हें आप एक और नाम भी देते थे डिबाई फोर्सेस का। ठीक है, अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, पोलर और नॉन पोलर के दरमियान। इसकी एग्जांपल मैंने दो आपको लिखवाई थी यहाँ पे। एक थी बिटवीन हीलियम एंड HCl और दूसरी थी बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड जो आप ड्रिंक्स यूज़ करते हैं घरों पे खाने के लिए, वो साथ। तो बाकी डिस्कशन उसकी साथ साथ हो गई थी। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल स्टार्ट किया था। मैंने कहा था दो तरह के डाइपोल होंगे, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक कलर से मैंने शो कर दिया था, दूसरा था इंड्यूस्ड डाइपोल। इनके दरमियान जो फोर्सेस थी, इन्हें आपने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का, आप इन्हें LDF भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी, मैंने कहा जी मोमेंट्री फोर्सेज हैं। मोमेंट्री फोर्सेज हैं तो इसका मतलब बड़ी जल्दी फोर्सेज अपीयर भी होंगी और डिसअपीयर भी हो जाएंगी। किन किन के दरमियान, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, और इन्हें आपने नाम दे दिया था LDF का। एक्सप्लेनेशन मैंने कहा जी कि फ़र्ज़ करें कि दो आपके पास मॉलिक्यूल हैं जो कि नॉन पोलर हैं। अब मैं वो डिस्कशन अपने डायग्राम के साथ लेकर चल रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखिएगा कि लेट्स से आपके पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह है, लेट्स से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि डायग्राम को देखते हुए हमें चीज़ें आसान हो जाएं। और ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अगर अभी आप इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी देखें तो उसमें सिमेट्री है, मतलब बिल्कुल वैसे है जैसे होनी चाहिए। न्यूक्लियस सेंटर में और साइडों पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल स्टेट होती है। हुआ क्या, जब ये मूव करते करते एक दूसरे के करीब आए तो इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। तो ये जनाब आपके पास क्या बन गए, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएगा, दोनों या दोनों में से एक। लेट्स से पहले वाला मॉलिक्यूल वैसे ही रहा और जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल था उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, तो मैं उसे कहूँगा जी कि ये बन गया कहीं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये जनाब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेट्स से ये बन गया जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये आगे मूव, चूँकि मोशन चल रही है साथ साथ, जितना कि इनको पास से गुजरते हुए टाइम मिला उतने के टाइम में ये काम हो गया जी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल वापिस अभी आ ही रहा था अपनी सिमेट्रिकल पोजीशन में कि ये किसी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास से गुजरता है। ये मैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना रहा हूँ, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि यार ये क्या बना रहे हैं। ये किसी दूसरे नॉन पोलर के पास से गुजरता है। अब ये कोई दूसरा नॉन पोलर है, मैं कलर और चेंज कर देता हूँ। तो लेट्स से ये कोई और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या कि
इसका एक पोल इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके भी एक साइड पे चले जाएंगे। जब एक साइड पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो अब क्या स्टेट आएगी आपके पास, बात कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था ये वैसे ही है, ये नॉन पोलर था, अब ये नॉन पोलर में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इस तरफ आ गए, तो जनाब ये आपके पास दूसरा वाला भी क्या बन गया, डाइपोल बन गया। ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इस तरफ आ गए और न्यूक्लियस इस तरफ। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके ओपोजिट एंड्स के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स कहलाएगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये था, इंड्यूस्ड डाइपोल ये है, और इनके दरमियान जो फोर्स है वो ये है। मैंने दिखा दीजिए यहाँ पे, चलिए मैं रेड से लिख देता हूँ। रेड मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ये इंप्रेशन छोड़ जाता है बोर्ड पे। तो इनके दरमियान जो फोर्स है, ये फोर्स आपके पास क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम इनक्लोज कर देते हैं एक ब्लॉक में, ताकि हमें पता हो कि दैट वाज द डायग्राम फॉर दिस टॉपिक। बुक में डिटेल्ड डायग्राम नहीं है, बुक में सिंपल डायग्राम है। आप जब लिखेंगे तो आप भी चलेंगे विद सिंपल डायग्राम। मुझे ये डायग्राम बनानी पड़ी क्योंकि मुझे तो समझाना था जी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा जी कि ये जो फोर्सेस हैं ये मोमेंट्री फोर्सेस हैं। अब इसकी रीज़न हमें पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी रीज़न लिख रहा हूँ कि एज मॉलिक्यूल्स एंड electrons are in a state of constant motion। चूंकि मॉलिक्यूल और जिस मॉलिक्यूल के ये इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल भी हमेशा मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी हमेशा मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही ये डाइपोल बना तो इलेक्ट्रॉन चूँकि हमेशा मूव कर रहे होते हैं, तो मोशन की वजह से ये डाइपोल वापस नॉन पोलर हालत में जा सकता है। तो इसका मतलब बड़े थोड़े टाइम के लिए बना था, इसलिए आपने इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा था। तो इसका मतलब डाइपोल बना और बड़ी जल्दी रिवर्स स्टेट में भी चला जाएगा, तो बड़ी थोड़े टाइम के लिए डाइपोल है, तो बड़े थोड़े टाइम के लिए है, तो फोर्सेस बड़े थोड़े टाइम के लिए रहेंगे। पहली बात, मॉलिक्यूल्स भी हमेशा मूव कर रहे हैं। जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसके पास आया, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस की, ये भी इंड्यूस डाइपोल बन गया, लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं। ये लेट से इस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया। जब ये एक दूसरे से दूर हुए तो तब भी फोर्सेस खत्म हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल दोनों के मूव करने की वजह से, बुक में खाली इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, आप अगर दोनों वर्ड लिख देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल दोनों चूँकि कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, इसलिए इनकी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन की वजह से ड्यू टू इट दिस फोर्स अपीयर एंड डिसअपीयर इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये बनती और टूटती रहती हैं, और ये बड़े थोड़े टाइम में ये काम सारा चल रहा होता है, इसलिए ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं। तो मैं जनाब इस अपनी इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉग में इनक्लोज कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि वाई LDF आर शॉर्ट लिव्ड या मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब बेटे आपको पता होना चाहिए। सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। वो कहता है जी कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ ये तमाम तरह के मॉलिक्यूल में पाई जाती है, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर नॉन पोलर में, सब में पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेजेंट, या पहले इसको इस तरह लिख देते हैं कि आल्सो कॉल्ड, क्या नाम था मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, LDF। इन फोर्सेस को हम LDF भी कहते हैं, यानी कि लंदन डिस्पर्शन
फोर्सेस भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे ये कि प्रेजेंट LDF आर प्रेजेंट अमंग ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, बट प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये ज़्यादा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। आप कहेंगे जी क्यों पोलर में क्यों नहीं पाई जाती? पोलर में ये इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि पोलर में अगर फोर्सेस अपीयर होंगे भी तो वो तो डाइपोल डाइपोल हो जाएंगे, क्योंकि पोलर में तो ऑलरेडी डाइपोल डाइपोल होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। आप इससे भी एक ब्लॉग में इनक्लोज कर लेते हैं जी हम इस इंफॉर्मेशन को भी। और फाइनली आपने इसकी एग्जांपल बता देनी है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फोर्सेस मौजूद होती हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, आप इस तरह लिख लें। ठीक है, अगर आपने इस तरह लिखना तो इन हीलियम मॉलिक्यूल्स के ये हीलियम में भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह आप और भी कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इतनी ही एग्जांपल लिख के इन सारी चीज़ों को मैं बबल्स में इनक्लोज कर रहा हूँ। मतलब ये सारे की वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था LDF का, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का। मेरे ख्याल में तकरीबन जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे मौजूद है। आपने एटलीस्ट यहाँ तक अपने नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपने इनके बता देनी है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल या LDF। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग LDF, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो LDF को अफेक्ट करते हैं। देखिए आपने डाइपोल डाइपोल पढ़ा, उसमें मैंने आपसे कहा कि डाइपोल डाइपोल भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ज़रा अगर सोचें तो कौन से मैंने 2-3 फैक्टर्स बताए थे आपको। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल ज़्यादा होंगी। और मैंने कहा था जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल ज़्यादा होंगी। ये फैक्टर्स हमने डाइपोल डाइपोल के केस में पढ़े थे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के केस में कोई ख़ास फैक्टर्स नहीं है, इसमें पोलैरिटी का ही है, वो बुक में नहीं डिस्कस किया तो आप भी नहीं डिस्कस करें। हाँ जी, LDF के फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं तो उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग LDF, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो LDF को अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आपने याद रखना है कि 3 फैक्टर्स हैं स्पेशली जो LDF को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उन तीनों फैक्टर्स को मैं बाय हेडिंग लेकर चलता हूं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहें। सबसे पहले है जी साइज, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूल का साइज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि साइज ऑफ पार्टिकल। एटॉमिक साइज भी हो सकता है अगर आप एटम्स को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर साइज। अब बेटे इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी आपस में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि बाद में जब बोर्ड पे वापस आए तो चीज़ें और आसान हो जाएं। LDF जो है ना, हो इसमें क्या आ रहा है, आखिर में ज़रा सुन लीजिएगा बात को, नॉन पोलर मिले, पोलैरिटी आई, एक पोलर एक और नॉन पोलर के पास गया और पोलैरिटी आ गई और LDF प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब बात आखिर में आके पोलैरिटी पे एंड हो रही है। अब आपने ये याद रखना है कि हर वो फैक्टर जिसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज हो रही होगी, उस फैक्टर की वजह से LDF भी इंक्रीज हो रही है। तो पहला फैक्टर उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्यों? देखें मैं साइड पे ज़रा थोड़ा सा इसको मैं रिमूव भी कर दूंगा, पहले आप समझ लें, इसके बाद मैं इसे रिमूव कर दूंगा यहाँ से। 2 तरह के एटम है, एक एटम आपके पास ये है जिसका ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन
अगर आप इस एटम का साइज देखें तो बड़ा स्मॉल साइज्ड एटम है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, लेट्स से पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो चांसेस नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाए और न्यूक्लियस एक तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में मौजूद है। यानी कि अगर साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ नहीं आएगा, मतलब पोल नहीं बनेंगे, मतलब पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। अगर मैं बड़े साइज के एटम को डिस्कस करूं, लेट्स से ये एक और एटम जिसका साइज बड़ा है, इस एटम को भी मैंने उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जितनी को इसमें रखा था, तो होगा क्या कि ये जो एटम है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बड़ा वीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की ट्रैक्शन की वजह से इस तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस इस प्लेट की ट्रैक्शन की वजह से इस तरफ आ जाएगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो एटम है, ये जनाब आपके पास पोलर बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके पास क्या बन गया, पोलर बन गया, मतलब इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम्स का साइज स्मॉल है तो पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो सकती, अगर लार्ज साइज एटम है तो पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तो पहले तो आपने कॉन्सेप्ट अपना ज़हन में रखना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। कहते हैं जी कि स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ डिपेंड्स अपॉन strength of LDF depends upon size of एटम कह दें, मॉलिक्यूल कह दें, आपकी मर्जी है, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है तो एलडीएफ भी ज़्यादा होंगी, और अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो एलडीएफ भी स्मॉल होंगी। मैं अपनी इस बात को इस तरह लिख देता हूँ कि एलडीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ जी, साइज ऑफ पार्टिकल। मैं इस तरह लिख देता हूँ, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो या इसको कंप्लीट कर लें, स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ पार्टिकल के साथ, कि अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो एलडीएफ की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल वो बताते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर आप ज़ीरो ग्रुप को देखें, ज़ीरो ग्रुप यानी कि नोबेल गैसेस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ज़ीरो या एट्थ ग्रुप या 18th ग्रुप भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तीनों नाम है इसके, नोबल गैसेस आर प्रेजेंट। नोबल गैसेस आर प्रेजेंट, क्या है जी, नोबल गैसेस मौजूद हैं। अब ये जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आल्सो कॉल्ड, इन नोबल गैसेस को आप मोनो एटॉमिक गैसेस या मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं। मोनो का मतलब एक, एटॉमिक का मतलब एटम, एक एटम पर मुश्तमिल जो गैस हो गया। फिर वो कहते हैं जी कि अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं जी, इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए कब, डाउन द ग्रुप। ये बातें बेटे आपने याद रखनी है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है देख लीजिएगा बेटे ज़रा, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो
जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी या साइज इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ भी जो है वो भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एज साइज इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ इंक्रीज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इसके मुताबिक जैसे जैसे नीचे आप आते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, एलडीएफ भी इंक्रीज होंगी, एलडीएफ इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर बेटे आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है 288 है शायद, ठीक है, और जो 68 है और जो रेडॉन है उसका -61। हीलियम के लिए -268 पॉइंट समथिंग है, नीचे आते जाएं तो नीचे आएगा रेडॉन आ जाएगा और इसका -61 समथिंग है। ये वैल्यूज़ बिल्कुल मैंने करेक्ट नहीं लिखी, अगर आप इसे बुक से कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो है, मैं इसको लिख रहा हूँ जी वेरी लो, और ये कंपैरेटिवली हाई है। क्यों? हीलियम का साइज स्मॉल था, हीलियम के बाद नियोन आता है, नियोन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, नियोन के बाद आर्गोन आएगा, आर्गोन का साइज और भी बड़ा हो गया, चलते चलते जब आप रेडॉन तक आते हैं तो रेडॉन का साइज तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। साइज इंक्रीज हो गया तो स्ट्रेंथ आपके पास जो है वो एलडीएफ की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। पहला फैक्टर तो इसका ये है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा फैक्टर है दैट इज पोलराइजेबिलिटी। पेज 83 पे ही ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप जब बुक से देखेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह चीज़ें मिल भी जाएंगी। पहला ग्राफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे था, दूसरा ग्राफ पैराग्राफ जो आएगा वो रिगार्डिंग टू पोलराइजेबिलिटी होगा। तो द पोलराइजेबिलिटी वो कहते हैं जी कि एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट फैक्टर पोलराइजेबिलिटी। सबसे पहले तो पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी है क्या? कहता है जी कि पोलराइजेबिलिटी इज द एक्सटेंट एट विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ an atom can be distorted or disturbed। ले जी, सबसे पहले तो पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन, इसमें उसने कहा जी कि एक्सटेंट यानी कि हद है कि किस हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस हद को आप पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एलडीएफ हैं ये पोलराइजेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, यानी कि इनका रिलेशन एलडीएफ का पोलराइजेबिलिटी के साथ ये है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप बता सकते हैं। वो कहते हैं जी कि ग्रुप 7 की अब यहाँ पे बात हो रही है हैलोजेंस की, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ
इस यहाँ एक्सप्लेनेशन आप कहना चाहें, आप एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप भी एग्जाम्पल लिख लें। कहते हैं जी कि ग्रुप 7 या हेलोजेंस, हेलोजेंस के केस में अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे ऊपर आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो -188, और जबकि आयोडीन का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो 184। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन ये क्या है, -188 समथिंग सेल्सियस में है ये, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन ये आपके पास कितना है, 184 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि, चले मैं वो बाद में लिख लेंगे, हम उसको साइड पे लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, माइनस से कम होते 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 0 पे आया, 0 से बढ़ते बढ़ते 184 पे। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप मूव करते हैं साइज इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे, तो बल्कि इसे कंप्लीट कर लें। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, के डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है जी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। उसकी रीज़न भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है, वो कहते हैं जी कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, आप हर बार नीचे मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है हेलोजन का साइज़ इंक्रीज होगा, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, LDF की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल को मैं P.T लिख रहा हूँ। ठीक है, इन अ ग्रुप, तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ड्यू टू विच पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। बात सारी पोलराइजेबिलिटी पे आके खत्म हो रही है। ड्यू टू विच पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रोंगर LDF, कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे LDF भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा MCQ लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो कहते हैं जी कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम है, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होती है और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है। बस जितनी बात थी। फ्लोरीन इज प्रेजेंट in gaseous state and iodine present in solid state at room temperature। ये MCQ बेटे एक बार आया था, ये आपको बताना चाहिए। तो ये इसका दूसरा फैक्टर था पोलराइजेबिलिटी वाला। तीसरा फैक्टर इसका ज़रा आसान है, नंबर ऑफ एटम्स की यहाँ पे बात होगी थर्ड फैक्टर में। तो बेटे ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, थर्ड फैक्टर विच इज़ पोलर साइट्स के बारे में होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ले जी, नेक्स्ट मैं फैक्टर नहीं रिमूव कर रहा, मैं बाकी रिमूव कर रहा हूँ जी। थर्ड फैक्टर पे हम आ गए हैं। थर्ड फैक्टर इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिसिटी। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया भी था कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं जी। तो इसका जो तीसरा फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और इसे मैं आसानी के लिए एटॉमिसिटी लिख रहा हूँ। थर्ड फैक्टर इज एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ इंक्रीजेस with the increase in atomicity of a molecule, कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी इंक्रीज होगी, या दो मॉलिक्यूल हैं, एक की एटॉमिसिटी कम है दूसरे की एटॉमिसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है उसके लिए एलडीएफ भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ ये बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी आप किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये बेटे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जाएगी इथेन की और हेक्सेन की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन है इसकी सबसे पहले, या एग्जांपल कहते हैं जी। अगर हम बात करें इथेन की और हेक्सेन की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H6 जिसे आप इथेन कहते हैं, ठीक है, एंड C6H14 जिसे आप हेक्सेन कहते हैं। अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -80s में है, ठीक है, और जो हेक्सेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60s में है, 64 या 66 है शायद। बेटे आप देख लीजिएगा, बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। मैं 66 लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे सेल्सियस में बता रहा हूँ जी मैं टेम्परेचर सारे। अगर ये लॉज होते तो मैं शायद केल्विन में लिखता। अच्छा जी, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों, आपके सामने है। इसकी एटॉमिसिटी क्या है, इसमें 2 एटम और 6, ये टोटल कितने हो गए 8, और इसमें टोटल 20 एटम है। तो एटॉमिसिटी बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गए, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग, या मैं लिख देता हूं कि मॉलिक्यूल विद हाई एटॉमिसिटी हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। रीज़न इसकी क्या है, इसकी रीज़न को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी रीज़न बेटे, अब देखें, जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो उसकी पोलर साइड्स बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगी पोलर साइड्स जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। पोलर साइड्स इंक्रीज होंगी तो मतलब पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो एलडीएफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय इंक्रीजिंग एटॉमिसिटी हाई एटॉमिसिटी cause more number of polar sides। इसका मतलब बच्चों को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, देखें, लेट्स से एक एटम है, मॉलिक्यूल है जिसमें A एटम है, उसके साथ B एटम अटैच है, इधर भी B एटम अटैच है, इधर कोई C एटम है, उसके साथ भी कोई D एटम अटैच है, उसके साथ कोई E एटम भी अटैच है, इस तरह, या इसके साथ कोई F एटम भी अटैच है। अगर आप फर्ज कर लें, अब देखें इसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है, मतलब इसमें एटम ज़्यादा है, तो मे बी अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल तो मे बी इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, या मे बी इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, या मे बी इस पर पार्शियल नेगेटिव, या मे बी इस पर पार्शियल नेगेटिव। अगर इस पर पार्शियल नेगेटिव तो मे बी इस पर पार्शियल पॉजिटिव, अगर इस पर पार्शियल पॉजिटिव तो मे बी इस पर भी। तो मतलब जितने एटम ज़्यादा होते जा रहे हैं तो पोलर साइड्स जो हैं उनके मौजूद होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब पोलर साइड्स बढ़ेंगी तो पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एलडीएफ स्ट्रॉन्ग होंगी। वो कहते हैं जी कि हाई एटॉमिसिटी काज मोर नंबर ऑफ पोलर साइड्स, तो हेंस आपके पास क्या होगा, एलडीएफ बिकम स्ट्रॉन्ग, एलडीएफ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ले जी, ये आपके पास फैक्टर्स थे जो कि एलडीएफ पे इफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट वो नीचे पैराग्राफ में अगर आप देखें वो कहता है जी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें
तो हाइड्रोकार्बन की ही एग्जांपल दी गई टेबल में, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन के बाद डेकेन को डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप देखें तो पहले जो 4-5 हैं वो आपके पास गैशियस स्टेट में हैं, पहले 4 से 5 हाइड्रोकार्बन, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ हो रहा है, जो हाइड्रोकार्बन है इनकी स्टेट भी चेंज होती जा रही है, ये लिक्विड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ। क्यों? वो कहते हैं जैसे जैसे मैस इंक्रीज़ हो रहा है इनके नंबर ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहे हैं, पोलर साइड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, पोलर साइड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इट मीन्स कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो एलडीएफ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगी। तो फैक्टर में हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए, एक साइज़ था, दूसरा पोलराइजेबिलिटी थी और तीसरा नंबर ऑफ पोलर साइड्स था। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा बोरिंग टाइप ज़रूर था, लेकिन इम्पोर्टेंट था, पेपर में आता ज़रूर है इसमें से, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। बुक से नहीं समझ आए तो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया बिल्कुल ऐसे ही आप अपने लेक्चर नोट्स बना लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है। तीसरा नंबर पे ये है कि बेटे अपने लेक्चर नोट्स आप ज़रूर बनाएंगे। आपका बेस्ट सोर्स आपके अपने लेक्चर नोट्स हैं। आपके अपने लेक्चर नोट्स के बाद यूनिक नोट्स बड़े ज़बरदस्त सोर्स है आपके पास। और उसके बाद बेटा यही कि स्टडीज़ में टाइम दें, घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को सेफ़ रखें, अल्लाह नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए भी, ठीक है। और अपने रिज़ल्ट्स के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।